हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी एचपी पीजीटी की जो तैयारी है बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज आपके पास लेके आए हैं जिसमें हम हमारा जो प्रीवियस पेपर है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जून 2024 के अंदर कंडक्ट किया गया था। इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कशन कर ली है। आज की इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। सो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप निम्बस करियर के इसी चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 81 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इज मिसिंग बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सपोर्टेड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। सो जब भी हम लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इस आइडिया को इन 4 स्कॉलर्स में से किसने सपोर्ट किया है ये आपने बताना है। देखो, ऑटोमेटिकली लिबरलिज्म के फादर हम जॉन लॉक को बोलते हैं, तो इन चारों में आंसर हमारा जॉन लॉक ही रहने वाला है। मैकियावली की अगर हम बात करते हैं तो ये फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस इनको बोला जाता है। उन्होंने द प्रिंस के अंदर खास तौर पे मोनार्की को सपोर्ट किया है। देन उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं रोमन जो रिपब्लिक्स हैं उसके आइडियाज को भी सपोर्ट किया, बट लिबरल डेमोक्रेसी की वो बात बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप हॉब्स की बात करोगे तो लिवियांथन के अंदर आप देखते हो कि हॉब्स के द्वारा जो पावर है, सोवरेन पावर, वो स्टेट को प्रोवाइड की गई है, लोगों के हाथ में पावर देने की बात नहीं की गई है। तो वो तो डेमोक्रेसी के आइडिया को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स की अगर आप बात करोगे तो ही वाज अगेंस्ट, ही क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारे पास लॉक रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है जिसमें बात की जा रही है द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटीज इज यूजुअली अ मेंबर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। देखो, हमारे पास ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स आपके लोकसभा से इलेक्ट होके आते हैं और 7 मेंबर्स आपके राज्यसभा से इलेक्ट होके आते हैं। फिर इसमें से किसी एक मेंबर को बनाया जाएगा चेयरपर्सन, और ये अपॉइंटमेंट के तहत चेयरपर्सन हमारा बनता है। इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ये जो चेयरपर्सन होगा ये ऑपोजिशन की पार्टी का कैंडिडेट होगा, चाहे वो लोकसभा से है राज्यसभा से है, ऑपोजिशन की पार्टी का कैंडिडेट होगा। और ये एक कन्वेंशन के तहत हमारे यहाँ पे डिसाइड किया गया, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के तहत इन 1967। सो 1967 से हमारे यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसका काम होता है कैग के द्वारा पेश की गई 2 रिपोर्ट्स, वो 2 रिपोर्ट्स जो कि सरकार के खातों पे बात करती है, पब्लिक अंडरटेकिंग वाली रिपोर्ट को छोड़ दो, उसके अलावा जो 2 रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं उसको एग्जामिन करने का ये काम करती हैं। और इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन रहता है, वो ऑपोजिशन की पार्टी का पर्सन रहता है, राइट। सो ये चीज आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, Who of the following tried to Indianize the socialism by giving an overdose of decentralization to it? So socialism को ओवरडोज देके डिसेंट्रलाइजेशन की उसको इंडियन कैरेक्टर किस पर्सन ने प्रोवाइड किया? सो दैट स्कॉलर इज योर राम मनोहर लोहिया। अगर आपको पता हो तो लोहिया के द्वारा गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इन दोनों की फिलॉसफीज को एक तरीके से मर्ज किया गया। इसके अलावा इनके द्वारा चौखंबा की बात की गई। चौखंबा मतलब 4 पिलर्स, मतलब जिसमें पावर डिवाइड होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। एक आपके पास केंद्र सरकार रहेगी, फिर स्टेट्स की सरकारें होती हैं, फिर मंडल लेवल पे पावर डिवाइड की जाएगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी की जा सकती है। उसके बाद विलेज लेवल पे जो पावर है वो डिवाइड की जाएगी। तो 4 लेवल्स पे पावर डिवाइड करके डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। सो इट इज योर राम मनोहर लोहिया। उसके बाद हमारे पास 84 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इसमें से कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं किया जाता है? एंटी कॉलोनियलिज्म तो ऑटोमेटिकली हम करेंगे क्योंकि आजादी के बाद हमने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज की आजादी में योगदान दिया है। देन एंटी अपार्थेड, जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं वहां पे नस्ल के बेसिस पे भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, सरकार में भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, नस्ल के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे अपार्थेड सिस्टम वहां पे चलता था, उसके अगेंस्ट हम थे। देन एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी की अगर हम बात करते हैं, जैसे बांदुंग की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1954 में, जहां पे एक तरीके से वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आइडिया इमर्ज हुआ था, तो उसमें भी हम बिलीव करते हैं। बट
दिस एंटी कम्युनिज्म की अगर हम बात करें तो कम्युनिज्म के खिलाफ हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। एंटी कम्युनिस्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है हु कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोवर्ब्स। यहाँ पे प्रोवर्ब्स बोलने का मतलब है कि जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक दूसरे के साथ ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये किनके द्वारा बताया गया है? सो दैट इज योर हर्बर्ट साइमन। अगर हम हर्बर्ट साइमन की बात करें तो आप डिसीजन मेकिंग अप्रोच के बारे में भी पढ़ते हो, जब आप हर्बर्ट साइमन के बारे में पढ़ते हो तो उनके द्वारा एक फेमस आप बोल सकते हो किताब या एक फेमस ऐसे जो है वो लिखा गया 1946 के अंदर, जिसका नाम था द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ये नाम आप याद रख सकते हो। ये ऐसे है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, जहां पे वो खास तौर पे जो क्लासिकल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं आप बोल सकते हो उनको वो बता रहे हैं प्रोवर्ब्स, बिकॉज दे कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर, राइट। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। Who of the following propounded the theory of cultural nationalism? अच्छा, इसी पेपर के अंदर हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट योर वीडी सवारकर। सवारकर की जब मैंने बात की थी तो वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमारे यहाँ पे ये जो हिंदू नेशनलिज्म है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1923 के अंदर हिंदत्वा का एक पेम्फलेट जो है वो छापा गया, किसके द्वारा? वीडी सवारकर के द्वारा, जिसका टाइटल था हिंदत्वा हु इज हिंदू। यहां से कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक कल्चरल नेशनलिज्म या फिर आप बोल सकते हो हिंदू नेशनलिज्म का जो आइडिया है और हिंदत्वा का जो आइडिया है वो स्टार्ट होता है। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा वीडी सवारकर। ये आपने याद रखना, ये पहले भी इसी पेपर के अंदर पहले भी क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये एक तरीके से रिपीट होने वाली चीज होगी, बस एक अलग एंगल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स रूल द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सफर्ड द सिवियर ब्लो फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे आप बोल सकते हो ये जो गुट निरपेक्ष की हमारी नीति है इसको बुरे तरीके से आप बोल सकते हो कुछ झेलना पड़ा। सो जैसे हम बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट की, नाम की मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मेजर जो मकसद था वो ये था कि जो दो सुपर पावर्स आपस में compete कर रही हैं हमने उनके उस कंपटीशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, खुद को उनसे थोड़ा दूर रखना है, उस कंपटीशन से दूर रखना है आप बोल सकते हो। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू के ही टाइम पे हमने ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाया और जवाहरलाल नेहरू को फाउंडिंग फादर भी बोला जाता है, उन्हीं के ही टाइम पे जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई तो हमें हेल्प चाहिए थी वेस्टर्न कंट्रीज की, वेस्टर्न वर्ल्ड की आप बोल सकते हो, एंड ऑल्सो द यूएसएसआर आप बोल सकते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें अलाइन होना पड़ा विद द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द यूएसएसआर टू रिजॉल्व अवर ओन इश्यूज ऑफ इंडो चाइना वॉर। तो वहां पे आप मान सकते हो कि एक बहुत बड़ा ब्लो जो है वो झेलना पड़ा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, India has consistently been seeking reforms in which of the following United Nation organ? आपको पता है जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट में नहीं, हम कहां पे रिफॉर्म्स चाहते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है टोटल 15 मेंबर होते हैं जिसमें 5 परमानेंट है, जिसमें आपको यूएसए, यूके, राइट, चाइना, रशिया एंड फ्रांस देखने को मिल रहे हैं। और आपने सुना होगा एक ग्रुप के बारे में G4, जिसके अंदर आपको ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ये 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी और ये चारों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 अगर आप ध्यान से देखो क्या पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारे पास हॉब्स के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। हॉब्स वाज कंट्रेक्चुअलिस्ट फिलोसोफर। देखो हॉब्स में जो लिवियंथन अपनी किताब लिखी है, लिवियंथन के अंदर उन्होंने बात की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, जहां पे उन्होंने बात की कि इंसान अपने नेचर में बहुत नेगेटिव है,
इट इज men अगेंस्ट men, यू कैन से, मतलब इंसान एक दूसरे के ही खिलाफ है, आप बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या करने की जरूरत है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक एब्सोल्यूट जो स्टेट है वो क्रिएट करने की जरूरत है, और उस स्टेट को सारी पावर्स देने की जरूरत है, आप बोल सकते हो। तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट फिलोसफर तो वो है क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। नंबर 2, हॉब्स प्रेजेंटेड ह्यूमन नेचर नेगेटिवली, यस। उसने बोला कि इट इज वॉर ऑफ वन अगेंस्ट ऑल और वॉर ऑफ मेन अगेंस्ट अदर्स। तो मतलब हर एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ लड़ रहा है, तो इंसान बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही सेल्फिश है, इस तरीके से उन्होंने इंसान को प्रेजेंट किया, तो दैट इज नेगेटिव कॉनोटेशन। फिर उसके बाद ही वॉज बिलीवर इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल भी नहीं। ही बिलीव्स इन एब्सोल्यूट स्टेट, लोगों के हाथ में तो वो बोलता पावर देनी ही नहीं है क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव है, इंसान बहुत नेगेटिव है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 1 एंड 2। ये पहली दो स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, 352, 356 एंड 360, जो कि पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं इमरजेंसी की। तो देखो ये नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी की बात नहीं की जाती है। या तो इंटरनल इमरजेंसी लगेगी विच इज द टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब आपकी इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन की वजह से लगेगी तो उसको हम इंटरनल नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट की तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 360 के अंदर दी गई है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, डी। एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी की बात कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। फिर उसके बाद देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ सर्वोदया, सर्वोदया का आइडिया जो कि सबके वेलफेयर की बात करता है, एज अ एस्पेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सर्वोदया का ये कंसेप्ट, ये आइडिया किसने दिया था, तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं यहाँ पे। वन इज महात्मा गांधी, जो कि इसका आंसर रहेगा। अनदर वन इज योर विनोबा भावे। जैसे विनोबा भावे का जो भूदान का मूवमेंट था वो खास तौर पे सर्वोदया के ऊपर ही बेस्ड था, लेकिन आइडिया किसने दिया है, तो आइडिया के लिए हम हमेशा महात्मा गांधी का नाम ही लेंगे। सो महात्मा गांधी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैड इंडिया सेंट द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। देखो अगर आपको याद हो 1987 से लेके 1990 के तक आपको ये पीस कीपिंग फोर्स जो है वो श्रीलंका के अंदर जाती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी। वहां पे आपको ये ग्रुप देखने को मिल रहा था, LTTE, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये वही ग्रुप है जिन्होंने बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन भी किया था। और जब ये आपकी पीस कीपिंग फोर्स इंडिया ने भेजी थी श्रीलंका में, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी। सो 1987 से 1990 के बीच में ये पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका के अंदर गई थी, तो वही हमारा आंसर रहेगा। देन 93 नंबर देखो, द पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखो अगर आप पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसका मतलब ये है कि ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, फिर उसके नीचे की अथॉरिटी, उसके नीचे की अथॉरिटी, उसके नीचे की अथॉरिटी, एंड इट इज कॉल्ड एज हेरारकी। इट इज कॉल्ड एज हेरारकी। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या जाएगा, हेरारकी इज द आंसर। अगर आप बात करते हो जैसे यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हो, तो यहाँ पे एक सिंगल सुपरवाइजर होता है, डायरेक्ट सुपरवाइजर एक सिंगल पर्सन होगा, कोई हेरारकी नहीं होगी, अलग अलग मुलाजिम नहीं होंगे, एक सिंगल रहेगा, आप बोल सकते हो। अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हो तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक सुपरवाइजर ज्यादा से ज्यादा कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, राइट। और अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात करते हो, इट इज नॉट अबाउट द लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल्स, इट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन दोज ऑफिशियल्स और अमंग दोज ऑफिशियल्स। तो ऑटोमेटिकली हमारा सिंपल सा आंसर क्या जाएगा, हेरारकी, जहां पे अलग अलग लेवल पे आपको मुलाजिम या अलग अलग लेवल पे आपको अथॉरिटीज जो है वो देखने को मिलेंगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेफर्ड बाय मैकियावली। मैकियावली के द्वारा कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेफर किया गया है। देखो जब भी आप मैकियावली की बात करोगे तो मैकियावली की दो किताबें हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक तो है द प्रिंस,
एक तो हमारे पास किताब आती है द प्रिंस, जिसमें वो बात करते हैं मोनार्की की और मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। एक उनकी किताब है दैट इज डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, दैट इज डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। यहां पे ये जो रोमन रिपब्लिक्स थे उनको काफी ज्यादा प्रेज करते हैं। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मोनार्की भी दिया गया है। सो द प्रिंस में वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर ओवरऑल कभी भी आपसे पूछा जाए कि वो किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, तो मोनार्की के ओवर आपका आंसर क्या होना चाहिए, द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उनका समर्थन ज्यादा था। क्योंकि उनका मानना था कि अगर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रॉपर कंट्रोल्ड तरीके से चलाया जाए तो ये एक मोनार्की से भी ज्यादा सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। और इसकी चर्चा उन्होंने अपनी इस 16th सेंचुरी की किताब के अंदर की है, दैट इज योर डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। 16th सेंचुरी की ये हमारी किताब, ये लिटरेचर उनका हमें देखने को मिलेगा। फिर विच फिलोसफर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हना अरेंट थिंकिंग, कौन से वो फिलोसफर थे? अब ये बहुत ही सिंपल सवाल है, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिच नीशे या फिर आपके पास इमैनुअल कांत या फिर आपके पास जीन जॉक रूसो। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आप हना अरेंट के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता है कि उनकी जो स्टडीज हैं, जो उनकी अर्ली रिसर्च है, वो भी खास तौर पे इमैनुअल कांत के लिटरेचर के ऊपर ही रही है। तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा जो उनको इन्फ्लुएंस किया है किसी स्कॉलर ने, दैट इज योर इमैनुअल कांत। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 96, हु कॉल्स मैकियावेली एज द पायनियर ऑफ बिहेवियरलिज्म। देखो बिहेवियरलिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो बिहेवियरलिज्म इज ऑल अबाउट कि आप प्रूव करो चीजों को, राइट? आप उसको प्रूव कर सकते हो क्या, उसको उसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक थिंकिंग इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्कॉलर आते हैं दैट इज योर विलियम ब्लूम। विलियम ब्लूम के द्वारा खास तौर पे जो हमारे मैकियावेली है, इनको बोला गया है कि वो एक पायनियर है बिहेवियरलिज्म के, क्योंकि विलियम ब्लूम का ये मानना है कि मैकियावेली के द्वारा बहुत ही रियलिस्टिक एनालिसिस किया गया है पावर का, पॉलिटिकल सिस्टम का, बहुत ही रियलिस्टिक एनालिसिस उन्होंने किया है। तो वो रियलिस्टिक एनालिसिस खास तौर पे बिहेवियरलिस्ट करते हैं, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज प्रिवेलिंग इन द एंशिएंट इंडिया अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खास तौर पे कौन से सिस्टम की बात की जा रही है, दैट इज मोनार्की। डेमोक्रेसी, ओलिगार्की या थियोक्रेसी नहीं है, वो मोनार्की की ही बात करता है। और उनके लिटरेचर से समझ भी यही आता है कि उस टाइम पे मोनार्कियल स्टेट चल रही थी। नो डाउट राजा को हेल्प करने के लिए बहुत सारे वहां पे मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टिल आप उसको ओलिगार्की नहीं बोल सकते, आप उसको मोनार्की ही बोलोगे, बिकॉज अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो राजा के हाथ में है। Then who had supported the retention of Indian civil services as the mainstay of Indian administration even after the independence? इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन सिविल सर्विसेज को रखने के ऊपर जोर किसने दिया? वही पर्सन जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला था। उन्होंने बोला था कि अगर ये आप कंटिन्यू करते हो सिविल सर्विसेज को तो आप स्टेबिलिटी के साथ प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हो। सो दैट इज योर वल्लभ भाई पटेल। आई थिंक ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, हर एक को पता होता है कि वो सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने ही सपोर्ट किया होगा। देन हु ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट इन इंडिया? इस तरीके के फैक्चुअल से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखो जब तुम बात करते हो चीफ सेक्रेटरी की, तो चीफ सेक्रेटरी एक हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है, लेकिन इंडिया लेवल पे नहीं, ये स्टेट्स के लेवल पे आपको हाईएस्ट सिविल सर्वेंट देखने को मिलेगा। जब भी आप इंडिया लेवल पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट की बात करोगे, दैट इज योर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो रहने वाला है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। The roots of Mughal administration in India was drawn from which of the following traditions? So Mughal administration का जो नींव है, जो रूट्स हैं, वो क्या है? इंडो ब्रिटिश, इंडो अमेरिकन, या फिर पर्शो अरेबिक, या फिर तुर्को पर्शियन। सो गौर करो, ये जो आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है ये दो जगहों से इन्फ्लुएंस्ड है। एक तो आपके पास
तुर्को मंगोलियन जो माइंडसेट है, क्योंकि आपको पता है ये जो मुगल लोग हैं ये अपने आप को मंगोलियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, है ना। तो वहां से उनका मेनली जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रभावित हो रहा है। और दूसरा आपका ये प्रभावित है पर्शियन से। पर्शियन लोग स्टेट क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं, तो स्टेट क्राफ्ट में इन्फ्लुएंस पर्शियन लोगों का है और मिलिट्री में इन्फ्लुएंस टर्को मंगोलियंस का है। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टर्को पर्शियन। आंसर क्या हो जाएगा, टर्को पर्शियन। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। सो ये था हमारा 2024 का एचपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि आज की क्लास में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। सो टोटल 5 आपके पास ये वीडियो सीरीज है जिसमें हमने 2020 करके इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हो। और जो एचपी पीजीटी का निम्बस करियर का जो बैच है वो लॉन्च हो रहा है 25 अगस्त से, वो बैच स्टार्ट हो रहा है। सो अगर अभी तक आपने उसमें अपनी एनरोलमेंट नहीं की है तो आप अपनी एनरोलमेंट कर सकते हो। आपने करना क्या है, निम्बस करियर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, वहां से जाके आप सेल्फ एनरोलमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। और अगर इसके अलावा जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ था कि सर बुक्स के बारे में बताओ, वैसे तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बुक्स का होता नहीं है, कोई एक किताब से हमारा सिलेबस कवर होता नहीं है। बट एनी हाउ अगर आप लोग बोल रहे हो कि आपको वो बुक लिस्ट चाहिए कि कौन कौन सी किताबों से ये हमारा सिलेबस कवर हो सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस बुक लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बेयर मिनिमम किताबें हैं जो कि आपने जरूर पढ़नी है हमारे सिलेबस को कवर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।